हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लक्स को स्टडी करेंगे कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है फ़्लो। अगर कोई भी चीज़ फ़्लो कर रही है तो हम उसको कहते हैं ये फ्लक्स है। फॉर सपोज़ हमारे पास फॉर सपोज़ ये एक विंडो है। इस विंडो से एयरलाइंस पास कर रही हैं। फॉर सपोज़ हमारे पास ये एक विंडो है, हम इस विंडो से एयरलाइंस को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जितनी एयरलाइंस इस विंडो से ज़्यादा पास करेंगी उतना हमारे पास एयर का जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमारे पास ये एक विंडो है, इस विंडो से जितनी एयरलाइंस ज़्यादा पास करेंगी उतनी हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ लाइंस पे। जितनी नंबर ऑफ़ एयरलाइंस यहाँ से ज़्यादा पास करेंगी उतना हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जितना एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब फ्लक्स जो है, एयर फ्लक्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ एयरलाइंस पे और दूसरा डिपेंड करती है एरिया पे। अब अगर हम कह रहे हैं कि एक विंडो से एयर पास हो रही है तो वहाँ पे एयर फ्लक्स बन रही है। अब हम अगर इस एयर की जगह पे हम कहें कि हमारे पास एक ये वेक्टर एरिया है, इस वेक्टर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। फॉर सपोज़ ये वेक्टर एरिया है और इस वेक्टर एरिया से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो क्या कर रही हैं, इस वेक्टर एरिया से पास कर रही हैं। तो जैसे कि हमने एयर फ्लक्स में पढ़ा कि एयर फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ़ लाइंस और एरिया पर। वैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जितनी फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, एरिया पे। जितनी एरिया ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम लिखते हैं इस साइन से, वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, नंबर 1। वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। और नंबर 2, हमारे पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है वेक्टर एरिया पे। जितना वेक्टर एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी? एक वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतनी फ्लक्स मैक्सिमम होगी। और नंबर 2, वो डिपेंड करती है किस पे, वेक्टर एरिया पे। जितनी हमारे पास वेक्टर एरिया ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये जो फ्लक्स है वो हम लिखेंगे सेम, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी हम क्या करेंगे, सेम इधर लिखेंगे। और उसको क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेक्टर एरिया से। तो हमें पता है कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कास यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E
डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा होगी। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एरिया पे, जितनी वेक्टर एरिया ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। अब एंगल कैसे, फॉर सपोज ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, ये हमारे पास फॉर सपोज क्या है, वेक्टर एरिया है। अब इस वेक्टर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी उतना फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जहाँ वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है उधर ही किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है, डायरेक्शन है। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी इस तरफ है और हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा ज़ीरो एंगल। तो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास ई डेल्टा ए और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कास 0 डिग्री। अब हमें पता है कि जो कास 0 है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ई डेल्टा ए कास 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, नंबर 1। और नंबर 2 केस होता है कि फ्लक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, किस चीज़ पे हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। फॉर सपोज़ हमारे पास एक ही ये वेक्टर एरिया है, फॉर सपोज़ हमारे पास ये क्या है, हम एक वेक्टर एरिया लेते हैं फॉर सपोज़। अब इस वेक्टर एरिया से अगर हम कहें कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी है, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो हमारे पास जो ये वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास ही नहीं कर रही हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इधर जा रही हैं, जैसे कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, इस तरफ है। और फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 के होगा। तो हम कहेंगे जो हमारे पास फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू वेक्टर एरिया। और जो हमारे पास इधर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू वेक्टर एरिया। और कास 90 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेंगे। अगर वेक्टर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी तो क्या फ्लक्स बनेगा, नहीं, क्योंकि हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी। फ्लक्स क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ वेक्टर एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स की हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं, 3। एक होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज
इसका मतलब उसमें से किसी भी एरिया से क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। इमर्ज फ्रॉम एनी सरफेस, जब किसी भी सरफेस से इमर्ज आउट होंगी तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर किसी भी फॉर सपोज किसी भी हम कह रहे हैं कि वेक्टर एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी तो हम कहेंगे कि उधर फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो नंबर थर्ड कंडीशन होती है अगर हमारे पास एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री पे फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, हमें फ्लक्स मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू वेक्टर एरिया। और डॉट को ख़त्म करके हम इधर क्या करेंगे, कास लिखेंगे। और जो कास हमारे पास है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब हमें पता है कि कास 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, कास 180 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है -1 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा, -E डेल्टा A। तो ये था हमारे पास फ्लक्स जिसमें हमने डिस्कस किया उसकी कुछ कंडीशंस। और उसके बाद हमारे पास इसका है यूनिट, हम फ्लक्स का यूनिट भी लिख सकते हैं। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, वो इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या होगा, कूलम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरीक़ा से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो आप इसकी डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं। हम डायमेंशन कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वांटिटीज से क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, जैसे अब न्यूटन का डायमेंशन क्या है, वो है हमारे पास mL/-2 और एरिया का क्या है, L स्क्वायर अपान कॉलम। अब चार्ज का डायमेंशन हम इधर से निकालते हैं, Q इज़ इक्वल टू I/T। तो हमारे पास जो एम्पियर की हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं डायमेंशन, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, T। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, A/T, एम्पियर इंटू टाइम। तो जो इसका डायमेंशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, mL/-2। अब ये पावर 2 और 1 कितने हो गया, क्यूब होगा। इसका मतलब L³ लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे हम इसके, और लिखेंगे ये इधर एम्पियर प्लस का है, ऊपर किसका हो जाएगा, माइनस का, और T भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास डायमेंशन होगा वो होगा mL³ इंटू एम्पियर इन्वर्स। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है या कोई भी आपको सवाल है तो थ्रू द कमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं है तो आप थ्रू द कमेंट मुझे बता सकते हैं। ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स।